नमस्कार, डीडी न्यूज के इस विशेष प्रसारण में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी और मेरे साथ हैं शरद मुदगल। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। विजय दिवस समारोह में सीमावर्ती क्षेत्र का विकास सेना के साथ विषय पर लगाई गई प्रदर्शनी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी ने सेना के पूर्व अधिकारियों और विशिष्ट अतिथियों से की मुलाकात। बिहार विधानसभा से लेकर संसद तक गूंजा जहरीली शराब कांड का मुद्दा। छपरा में मृतकों के परिजनों से मिलकर कल राज्यपाल को बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल देगा पूरी जानकारी। अदालतों में लंबित मामलों पर कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने जताई चिंता। कॉलेजियम सिस्टम पर फिर उठाए सवाल। कहा, न्यायाधीशों की नियुक्ति की नई व्यवस्था के बाद ही बदलेगी स्थिति। दिल्ली एयरपोर्ट पर बढ़ती भीड़ को लेकर केंद्रीय गृह सचिव ने की अहम बैठक। सीआईएसएफ अधिकारियों के साथ एयरपोर्ट के इमिग्रेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने पर हुई चर्चा। पेरू में लागू हुई इमरजेंसी। पूर्व राष्ट्रपति पेड्रो कैस्टिलो को हटाने और उनकी गिरफ्तारी के बाद से पूरे देश में हिंसा के बाद लिया गया फैसला। चुनाव की मांग कर रहे हैं प्रदर्शनकारी। और चटगांव टेस्ट की पहली पारी में भारत के 404 रन के जवाब में बांग्लादेश पर फॉलो ऑन का खतरा। मैच के दूसरे दिन बांग्लादेश ने 8 विकेट खोकर बनाए 133 रन। कुलदीप यादव ने चटकाए 4 विकेट। और अब समाचार विस्तार से। विजय दिवस समारोह के मौके पर दिल्ली में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीमावर्ती क्षेत्र का विकास सेना के साथ पर लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया। भारतीय सेना द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और थल सेना प्रमुख समेत कई गणमान्य लोगों ने इंडियन आर्मी इन टच विद फ्यूचर के चलचित्रों का अवलोकन किया। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम में मौजूद सेना के पूर्व अधिकारियों और अन्य विशिष्ट लोगों से मुलाकात की। बिहार के छपरा जिले में जहरीली शराब से हुई मौतों का मामला सियासी तूल पकड़ चुका है। आज पटना विधानसभा से लेकर दिल्ली में संसद तक इस मुद्दे की गूंज सुनाई दी। बिहार में शराब बंद है, उसके बावजूद नकली शराब ने लोगों को मौत की नींद सुला दिया है। आज लोकसभा में बिहार के मुख्य विपक्षी दल बीजेपी के सांसद संजय जायसवाल और राजीव प्रताप रूढ़ी ने इस मामले पर नीतीश सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने कहा, नीतीश कुमार कहते हैं कि जो शराब पिएगा वो मरेगा, जो शराब खरीदेगा वो मरेगा, लेकिन जो शराब बेच रहे हैं उन्हें सरकार संरक्षण दे रही है। वहीं बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी ने शून्यकाल में कहा कि शराबबंदी की नीति बिहार सरकार ने बनाई तो उसका अनुपालन कराने की जिम्मेदारी भी उसकी है। उन्होंने कहा, जहरीली शराब पीने से राज्य में एक जगह लोग मर सकते हैं, लेकिन अलग अलग से इस तरह की घटनाएं सामने आने का मतलब है कि इसकी बिक्री का पूरा जाल है और जहरीली शराब की तस्करी होती है। उधर बिहार विधानसभा में भी आज सदन की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष में बैठे भाजपा के सदस्यों ने नीतीश सरकार के रवैये से नाराज होकर नारेबाजी शुरू कर दी और मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने यह कहा कि विपक्षी पार्टी शराबबंदी में सहयोग नहीं कर रही है। नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि नकली शराब बनाने वालों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी, लेकिन ये मुद्दा सिर्फ आज का नहीं है। अभी आने वाले दिनों में भी बीजेपी से लेकर सरकार को घेरने की तैयारी कर रही है। बिहार में बीजेपी का एक शिष्टमंडल छपरा में मृतकों के परिजनों से मुलाकात करेगा। शिष्टमंडल में बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा, बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी समेत बीजेपी के 20 विधायक शामिल हैं। इसके बाद कल यानी शुक्रवार को राज्यपाल से मिलकर उन्हें जहरीली शराब कांड की स्थिति से अवगत कराया जाएगा। आगे बढ़ने से पहले लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। थैंक यू सर। जिंदगी टॉप गियर में चलेगी
जब परिवार के कल की सुरक्षा होगी नॉन स्टॉप, इसलिए मेरी मानो, आज ही जुड़िए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से, जो देती है 2-2 लाख रुपए का बीमा। दिखाइए समझदारी, निभाइए जिम्मेदारी। आज ही अपनी नजदीकी बैंक शाखा या डाकघर जाकर इन योजनाओं से जुड़ें। अमृत काल में विकसित भारत के विराट संकल्प के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है भारत। आज विश्व भारत को एक वैश्विक लीडर के रूप में आशा और विश्वास के साथ देख रहा है। फिर वो चाहे पर्यावरण हो या अर्थव्यवस्था का प्रबंधन, घरेलू स्तर पर राष्ट्र सामाजिक और आर्थिक विकास के नए आयामों के साथ लगातार आगे बढ़ रहा है और विकास के इस अभियान को गतिशील बना रहा है। आपके द्वारा दिया हुआ आयकर, समय पर आपके द्वारा दिया हुआ एडवांस टैक्स देश के विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान देता है। अपने एडवांस टैक्स की तीसरी किश्त 15 दिसंबर तक जमा करवा के आप भी देश के विकास में अहम योगदान दें। कंपनीज, कॉर्पोरेट्स, सैलरीड एम्प्लॉयज या फिर वो व्यक्ति और संस्थाएं जिनका TDS या TCS कटने के बाद भी कर देयता 10,000 रुपए या उससे अधिक है, उनके लिए एडवांस टैक्स देना अनिवार्य है। अधिक जानकारी के लिए www.incometax.gov.in पर लॉग ऑन करें। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। समाज में पूरी भागीदारी का सपना अब हो रहा है साकार। महिला सशक्तिकरण नीति रंग लाई, अगुआ बना बिहार। बिहार सरकार की ऐतिहासिक पहल से बिहार पुलिस बल में महिलाओं की हिस्सेदारी में देश का नंबर 1 राज्य बन गया है। वर्तमान में बिहार पुलिस बल में 28,960 महिलाएं कार्यरत हैं, जो कुल पुलिस बल का 28% है। आरक्षी से लेकर उपाधीक्षक पद पर कार्यरत महिलाएं देश और समाज की सेवा में लगी हैं। ये भागीदारी ऐसे ही बनी रहे, इसके लिए 2013 से बिहार में पुलिस भर्ती में 35% पद महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। बढ़ रही महिलाओं की भागीदारी, अब बदलेगी दुनिया सारी। महिला एवं बाल विकास निगम बिहार द्वारा जनहित में जारी। केंद्र सरकार ने अदालतों में लंबित मामलों की संख्या पर चिंता जाहिर की है। देश में अब तक लगभग 5 करोड़ लंबित मामले हैं। राज्यसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों के उत्तर में कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि सरकार विचाराधीन मामलों को कम करने के लिए कई कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के कारण ये देरी हो रही है। कानून मंत्री ने कहा कि न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली की सिफारिश पर की जाती है। कानून मंत्री ने एक बार फिर कहा कि जब तक न्यायाधीशों की नियुक्ति की नई व्यवस्था नहीं अपनाई जाती, तब तक लंबित मामलों का मुद्दा बना रहेगा। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि पब्लिक ब्रॉडकास्टर देश के लोगों की भावनाओं के अनुरूप कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। सरकार प्रसारण क्षेत्र में बिजनेस से जुड़े नियमों को आसान बनाने पर जोर दे रही है। राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि प्राइवेट चैनल पर किसी भी तरीके की सरकार की बंदिश नहीं है। वे देश हित में किसी भी तरीके से कार्यक्रम बना सकते हैं और चला सकते हैं। अब सीधे प्रसारण के लिए अनुमति लेने की जरूरत नहीं है, केवल पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा। केंद्रीय मंत्री ने सदन को बताया कि प्राइवेट चैनलों की ओर से किसी भी तरीके के भड़काऊ कार्यक्रमों की कोई भी शिकायत अभी तक मंत्रालय के पास नहीं आई है। अगर ऐसा होगा तो ऐसी किसी भी शिकायत पर 3 टियर सिस्टम के तहत कार्यवाही करने का प्रावधान है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर के दौरान कहा है कि रिकॉर्ड उच्च अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के बावजूद देश में सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतें नहीं बढ़ाई हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने 6 अप्रैल 2022 से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि नहीं की है। केंद्र सरकार ने भारतीय उपभोक्ताओं को उच्च अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों के प्रभाव से बचाने के लिए केंद्रीय उत्पाद शुल्क को 2 बार कम किया, जबकि भारत अपनी कच्चे तेल की जरूरत का 85% से ज्यादा आयात करता है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद से देश में शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव आया है। पिछले 8 वर्षों में मेडिकल कॉलेजों की संख्या दोगुनी हो गई है। उन्होंने बताया कि 2014 में MBBS की केवल 53,000 सीटें थी, जो अब 87% की वृद्धि के साथ 96,000 हो गई हैं। मांडविया ने बताया कि स्नातकोत्तर की सीटें भी 2014 में 31,000 से बढ़कर अब 63,000 हो गई हैं। डॉक्टर मांडविया ने कहा कि स्कूलों में शौचालयों के निर्माण के कारण लड़कियों की स्कूल छोड़ने की दर भी 70 से घटकर 13% रह गई है।
भारत सरकार के नमामि गंगे कार्यक्रम को संयुक्त राष्ट्र ने विश्व के 10 पुनर्जीवित प्राकृतिक कार्यक्रमों में शामिल किया है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक अशोक कुमार ने कल कनाडा में मॉन्ट्रियल में इस संबंध में प्रशस्ति पत्र प्राप्त किया। जल शक्ति मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि नमामि गंगे को दुनिया के 70 देशों की ऐसी 150 से अधिक पहलों में से चुना गया। मंत्रालय ने कहा है कि नमामि गंगे कार्यक्रम अब संयुक्त राष्ट्र का समर्थन, वित्त पोषण या तकनीकी विशेषज्ञता प्राप्त करने का पात्र हो जाएगा। केंद्र सरकार ने कहा है कि उनके पास अनाज का पर्याप्त भंडार मौजूद है। ये भंडार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के साथ साथ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लिए अतिरिक्त आवंटन को पूरा करने के लिए भी पर्याप्त है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि इस महीने की 12 तारीख को केंद्रीय पूल में करीब 182 लाख मीट्रिक टन गेहूं उपलब्ध था। मंत्रालय ने कहा है कि सरकार गेहूं और अन्य खाद्य उत्पादों के मूल्य की साप्ताहिक आधार पर निगरानी कर रही है। सरकार ने कीमतों में वृद्धि को रोकने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिनमें निर्यात संबंधी निर्देश शामिल हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत चावल के आवंटन में भी संशोधन किया गया है। दिल्ली एयरपोर्ट पर भीड़ के मामले में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला की अध्यक्षता में आज एक अहम बैठक हुई। CISF, इमिग्रेशन और केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकारी भी इस बैठक में शामिल हुए। केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में एयरपोर्ट के इमिग्रेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की चर्चा की गई। गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में एयरपोर्ट पर तैनात CISF जवानों की संख्या को बढ़ाने पर फैसला लिया गया। इस समय IGI एयरपोर्ट पर 5000 से ज्यादा CISF के जवान तैनात हैं, जो सुरक्षा जांच और दूसरी जगहों पर यात्रियों की मदद करते हैं। और बुलेटिन में अब लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए DG न्यूज। समाज में पूरी भागीदारी का सपना अब हो रहा है साकार। महिला सशक्तिकरण नीति रंग लाई, अगुआ बना बिहार। बिहार सरकार की ऐतिहासिक पहल से बिहार पुलिस बल में महिलाओं की हिस्सेदारी में देश का नंबर 1 राज्य बन गया है। वर्तमान में बिहार पुलिस बल में 28,960 महिलाएं कार्यरत हैं, जो कुल पुलिस बल का 28% है। आरक्षी से लेकर उपाधीक्षक पद पर कार्यरत महिलाएं देश और समाज की सेवा में लगी हैं। ये भागीदारी ऐसे ही बनी रहे, इसके लिए 2013 से बिहार में पुलिस भर्ती में 35% पद महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। बढ़ रही महिलाओं की भागीदारी, अब बदलेगी दुनिया सारी। महिला एवं बाल विकास निगम बिहार द्वारा जनहित में जारी। अमृत काल में विकसित भारत के विराट संकल्प के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है भारत। आज विश्व भारत को एक वैश्विक लीडर के रूप में आशा और विश्वास के साथ देख रहा है। फिर वो चाहे पर्यावरण हो या अर्थव्यवस्था का प्रबंधन, घरेलू स्तर पर राष्ट्र सामाजिक और आर्थिक विकास के नए आयामों के साथ लगातार आगे बढ़ रहा है और विकास के इस अभियान को गतिशील बना रहा है। आपके द्वारा दिया हुआ आयकर, समय पर आपके द्वारा दिया हुआ एडवांस टैक्स देश के विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान देता है। अपने एडवांस टैक्स की तीसरी किश्त 15 दिसंबर तक जमा करवा के आप भी देश के विकास में अहम योगदान दें। कंपनीज, कॉर्पोरेट्स, सैलरीड एम्प्लॉयज या फिर वो व्यक्ति और संस्थाएं जिनका TDS या TCS कटने के बाद भी कर देयता 10,000 रुपए या उससे अधिक है, उनके लिए एडवांस टैक्स देना अनिवार्य है। अधिक जानकारी के लिए www.incometax.gov.in पर लॉग ऑन करें। प्रत्येक आयकरदाता एक राष्ट्र निर्माता। साल 2002 के गोधरा ट्रेन अग्निकांड में सुप्रीम कोर्ट ने दोषी को बड़ी राहत दी है। अदालत ने इस मामले में दोषी फारूक को जमानत दे दी है। दोषी 17 साल से जेल में बंद है, उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। फारूक को जमानत देते वक्त अदालत ने कहा कि वो 17 साल जेल में सजा काट चुका है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस PS नरसिम्हा की पीठ ने दोषियों में से एक फारूक की ओर से पेश वकील की दलील पर विचार किया। फारूक के वकील ने कहा कि अब तक की अवधि को देखते हुए उसे जमानत दी जाए। अदालत ने फारूक समेत अन्य लोगों को साबरमती एक्सप्रेस के कोच पर पथराव करने का दोषी पाया था।
उच्चतम न्यायालय ने भ्रष्टाचार के मामले पर एक अहम फैसला सुनाया है। जस्टिस अब्दुल नजीर की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने ये कहा है कि किसी लोक सेवक के खिलाफ रिश्वत मांगने का कोई सीधा सबूत न होने पर भी उसे सिर्फ परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर भी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत दोषी ठहराया जा सकता है। बाहुबली माफिया मुख्तार अंसारी की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। गैंगस्टर मामले में मुख्तार अंसारी और उसके सहयोगी भीम सिंह को एमपी एमएलए कोर्ट ने 10-10 साल की सजा सुनाई है। अदालत ने 5-5 लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। एमपी एमएलए कोर्ट ने उनके जज दुर्गेश ने 1996 में दर्ज गैंगस्टर के मुकदमे में मुख्तार अंसारी को दोषी माना। मुख्तार और उसके साथियों ने 3 अगस्त 1991 में बनारस में पूर्व विधायक अजय राय के भाई अवधेश राय की हत्या कर दी थी। इसके बाद इसी मामले की विवेचना के दौरान 1996 में गाजीपुर की पुलिस ने गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया था। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के महरौली इलाके में हुए श्रद्धा वालकर हत्याकांड मामले में रोज नए तथ्य सामने आ रहे हैं। ताजा मामले में पुलिस द्वारा बरामद की गई कुछ हड्डियों के नमूने श्रद्धा के पिता के डीएनए से मैच हुए हैं, जिससे ये स्पष्ट हो गया है कि वे श्रद्धा के थे। उन हड्डियों को दिल्ली पुलिस ने महरौली और गुरुग्राम के जंगलों से इकट्ठा किया था। गौरतलब है कि CFSL रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि हुई है। श्रद्धा हत्याकांड मामले में आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। सबूत जुटाने के लिए पुलिस आफ्ताब का पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट करा चुकी है। टेस्ट के दौरान की गई पूछताछ में कई बातें सामने आई हैं, जिनके आधार पर पुलिस जांच कर रही है। शिवसेना के नाम और चुनाव चिन्ह के इस्तेमाल पर चुनाव आयोग की ओर से लगाई गई रोक को हटाने को लेकर उद्धव ठाकरे की अर्जी पर दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रख लिया है। इससे पहले चुनाव आयोग के अंतरिम आदेश के खिलाफ उद्धव ठाकरे की अर्जी को दिल्ली हाई कोर्ट की सिंगल बेंच खारिज कर चुकी है। इस नई याचिका में उन्होंने सिंगल बेंच के आदेश को चुनौती दी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कर्नाटक के कोप्पल में भाजपा जिला कार्यालय का उद्घाटन किया। भाजपा अध्यक्ष ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा एक अकेली पार्टी है जो राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत होकर 1951-52 से भारतीय जनसंघ के समय से काम कर रही है। और बुलेटिन में अब लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। समाज में पूरी भागीदारी का सपना अब हो रहा है साकार। महिला सशक्तिकरण नीति रंग लाई, अगुआ बना बिहार। बिहार सरकार की ऐतिहासिक पहल से बिहार पुलिस बल में महिलाओं की हिस्सेदारी में देश का नंबर 1 राज्य बन गया है। वर्तमान में बिहार पुलिस बल में 28,960 महिलाएं कार्यरत हैं, जो कुल पुलिस बल का 28% है। आरक्षी से लेकर उपाधीक्षक पद पर कार्यरत महिलाएं देश और समाज की सेवा में लगी हैं। ये भागीदारी ऐसे ही बनी रहे, इसके लिए 2013 से बिहार में पुलिस भर्ती में 35% पद महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। बढ़ रही महिलाओं की भागीदारी, अब बदलेगी दुनिया सारी। महिला एवं बाल विकास निगम बिहार द्वारा जनहित में जारी। G20 विकास कार्य समूह की दूसरे दिन की बैठक मुंबई में जारी है। 2 दिवसीय बैठक में G20 देशों के प्रतिनिधि, अतिथि देश और आमंत्रित अंतर्राष्ट्रीय संगठन भाग ले रहे हैं। इसमें G20 के सदस्य विकास के एजेंडे पर विचार विमर्श किया जा रहा है। SDG यानी सतत विकास लक्ष्य की प्रगति की समीक्षा और SDG लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए G20 के प्रयासों पर LVD बैठक में चर्चा की जा रही है। इसके अलावा बैठक के हरित विकास के संदर्भ में फोकस क्षेत्रों में जलवायु, वित्त और प्रौद्योगिकी के साथ साथ विकासशील देशों के लिए ऊर्जा परिवर्तन शामिल है। भारत की अध्यक्षता में G20 की वित्त और केंद्रीय बैंक के उप प्रमुखों की बैठक के बाद आज प्रतिनिधियों ने बेंगलोर पैलेस का दौरा किया। प्रतिनिधियों ने मैसूर की कॉफी का लुत्फ उठाया। इससे पहले 13 और 14 दिसंबर को G20 की फाइनेंस ट्रैक की बैठक हुई। बैठक में भारत को G20 में 2023 के लिए फाइनेंस ट्रैक एजेंडा की प्रस्तावित प्राथमिकताओं पर व्यापक समर्थन मिला। इस बैठक का एजेंडा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए दृष्टिकोण और भारत की G20 अध्यक्षता के विषय को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया था।
भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हुए पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी की ओर से यूएन में कश्मीर का मुद्दा उठाए जाने के बाद तीखी प्रतिक्रिया दी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि ओसामा बिन लादेन की मेजबानी करने वाले और पड़ोसी देश की संसद पर आतंकी हमला कराने वाले देश की विश्वसनीयता ऐसी नहीं है कि वो इस परिषद में आकर उपदेश दे। उन्होंने कहा कि संघर्ष की स्थितियों के प्रभाव से स्पष्ट हो गया है कि बहुपक्षीय मंचों पर अब पहले की तरह ही कामकाज जारी नहीं रह सकता है। आतंकवाद की चुनौतियों का जहां पूरी दुनिया साथ मिलकर मजबूती से मुकाबला कर रही है, वहीं आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने वालों और उनकी साजिश रचने वालों को बचाने और उन्हें उचित ठहराने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंचों का दुरुपयोग हो रहा है। भारत ने फ्रांस से सभी 36 रफाल युद्धक विमान प्राप्त कर लिए हैं। 36वां रफाल विमान आज भारत पहुंचा। फ्रांस से रवाना हुए इस विमान में उड़ान के दौरान ही संयुक्त अरब अमीरात के वायुसेना टैंकर विमान से ईंधन भरा गया। भारत और फ्रांस के बीच वर्ष 2016 में रफाल विमान समझौता हुआ था। इसके तहत फ्रांस भारत को लगभग 60,000 करोड़ रुपए की लागत से 36 रफाल युद्धक विमान प्रदान करने पर सहमत हुआ था। 5 रफाल विमानों की पहली खेप 29 जुलाई 2020 को भारत पहुंची थी। पेरू में राष्ट्रव्यापी आपातकाल लगा दिया गया है। पुलिस को विशेष शक्तियां प्रदान की गई हैं और लोगों की स्वतंत्रता को सीमित किया गया है। रक्षा मंत्री अल्बर्टो ओटारोला ने ये जानकारी दी। देश में एक सप्ताह के उग्र प्रदर्शनों के बाद ये कदम उठाया गया है। इन प्रदर्शनों में 8 लोग मारे गए हैं। 7 दिसंबर को पूर्व राष्ट्रपति पेड्रो कैस्टिलो को महाभियोग के जरिए अबदस किए जाने के बाद देश में विरोध प्रदर्शन तेज हो गए थे। वामपंथी कैस्टिलो 2021 में राष्ट्रपति चुने गए थे। उन्होंने देश की संसद को अवैध तरीके से भंग करने की कोशिश की थी। भारत और बांग्लादेश के बीच 2 मैच की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला चटगांव में आयोजित हो रहा है। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक बांग्लादेश ने पहली पारी में 8 विकेट पर 133 रन बना लिए थे। मेजबान टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही और शीर्ष 5 बल्लेबाज 75 रन पर पवेलियन लौट गए। लिट्टन दास 24 और जाकिर हसन ने 20 रन का योगदान दिया। मुशफिकुर रहीम 28 रन बनाकर पवेलियन लौटे। भारत की तरफ से कुलदीप यादव ने 4 और मोहम्मद सिराज ने 3 विकेट लिए। इससे पहले भारत की पहली पारी 404 रन पर समाप्त हुई। भारत की ओर से चेतेश्वर पुजारा ने 90 और श्रेयस अय्यर ने 86 रन की पारी खेली। दूसरे दिन भारत ने अपने पहले दिन के स्कोर 6 विकेट पर 278 रन से आगे खेलना शुरू किया। शानदार बल्लेबाजी कर रहे श्रेयस अय्यर शतक से चूक गए और 86 रन बनाकर आउट हो गए। हालांकि इसके बाद आए कुलदीप यादव के साथ मिलकर आर अश्विन ने भारतीय पारी को आगे बढ़ाया। इस बीच अश्विन ने अपना अर्धशतक पूरा किया। अश्विन 58 रन बनाकर आउट हुए, वहीं कुलदीप यादव ने 40 रन की पारी खेली। फीफा विश्व कप 2022 अब अपने अंतिम पड़ाव में है। टूर्नामेंट के फाइनल के लिए दोनों टीमें तय हो चुकी हैं। पहले सेमीफाइनल में अर्जेंटीना ने क्रोएशिया को 3-0 से हराकर फाइनल में अपनी जगह पक्की की, तो वहीं बुधवार देर रात खेले गए दूसरे सेमीफाइनल में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से शिकस्त देकर फाइनल का टिकट कटा लिया। दोनों टीमों के बीच अब महामुकाबला रविवार को लुसेल स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।